Hello students, my name is Ravikant Saini. Welcome to King's Academy. My name is Ravikant Saini, your economics teacher. आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका बजट, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो हमारी क्लास चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक है बजट। और इस बजट में हम देखेंगे कि भाई बजट का आपका इतिहास क्या रहा है, कि बजट जब पेश किया गया वो कब पेश किया गया और इतिहास के हिसाब से किस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रही, कि भाई आम बजट क्या होता है, रेल बजट क्या होता है, क्या क्या चीज इसमें राजस्व को शामिल किया जाएगा, व्यय को किस तरह से इसमें शामिल किया जाएगा, किस प्रकार आम बजट रेल बजट अलग हुए, किस प्रकार आम बजट रेल बजट को एक कर दिया गया। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। इकोनॉमिक्स में जो हमारा टॉपिक है वह है आपका बजट। और इस बजट में हम देखेंगे, देखिए इस बजट में हम देखेंगे आपका सबसे पहले जो हमारा बजट का इतिहास है। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा टॉपिक बजट का इतिहास। अब ये जो हमारा बजट का इतिहास है, तो इतिहास में हम देखेंगे कि बजट सबसे पहले कब शुरू किया जाता है। तो देखो प्रथम बजट भारत का प्रथम बजट, इसकी जो शुरुआत होती है वह होती है 18 फरवरी 1860 को। और ये शुरू किया गया था आपके उस समय के जो आपके वित्त मंत्री हैं, हम कह सकते हैं उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके वित्त मंत्री जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन वॉयसराय, और उस टाइम पर जो आपके वॉयसराय थे ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग और आपके वित्त मंत्री थे आपके जेम्स विल्सन। और भारत में बजट प्रणाली का जनक, और इन्हीं को कहा जाता है भारत में बजट प्रणाली का जनक, भारत में बजट प्रणाली का जनक। और अब हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, अब ये जो हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट था ये था 26 नवंबर 1947 को। और यहाँ आपके वित्त मंत्री थे आर के षणमुख शेट्टी। याद रखिएगा आर के षणमुख शेट्टी, ये आपके वित्त मंत्री थे। और इसके बाद आपसे पूछेगा गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो हम कहेंगे गणतंत्र भारत का प्रथम बजट। अब ये जो हमारा गणतंत्र भारत का प्रथम बजट था ये क्या गया था आपका 28 फरवरी 1950 को। और इस टाइम पर जो आपके वित्त मंत्री थे ये थे आपके जॉन मथई। याद रखिएगा इस समय आपके वित्त मंत्री थे आपके जॉन मथई। जहां से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है तो याद रखना प्रथम बजट जेम्स विल्सन, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर के षणमुख शेट्टी, और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट वित्त मंत्री जॉन मथई के द्वारा आपका पेश किया गया था। अब एक प्रश्न आता है आपकी कोई प्रथम महिला वित्त मंत्री, तो देखिएगा प्रथम महिला वित्त मंत्री आपसे पूछ सकता है कि बताइए भाई प्रथम महिला वित्त मंत्री आपकी कौन थी। तो देखो प्रथम महिला जो वित्त मंत्री थी ये थी आपकी 1970 में इंदिरा गांधी। और ये आपकी पीएम भी थी, प्राइम मिनिस्टर, और साथ के साथ ये एफएम भी थी, फाइनेंस मिनिस्टर। तो याद रखना ये प्रधानमंत्री के साथ साथ आपकी वित्त मंत्री भी थी, प्राइम मिनिस्टर भी थी, साथ के साथ ये आपकी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। इन्होंने दोनों भूमिका निभाई थी। अब 1924 में आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। 1924 से पहले देखिएगा 1924 से पहले यहाँ पर क्या था आपका
रेल बजट और आम बजट, ये दोनों क्या होते थे आपके, एक होते थे। तो 1924 से पहले रेल बजट और आम बजट दोनों मिलाकर आपके क्या होते थे, एक होते थे। लेकिन लेकिन यहां पर क्या होगा, 1924 के बाद, 1924 के बाद यहां पर क्या होगा आपका, एकवर्त समिति, एकवर्त समिति जो थी आपकी एकवर्त समिति, इसके अनुसार रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया। रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया, मतलब इनको अब अलग अलग पेश किया जाना रहेगा। तो याद रखिए, प्रथम महिला वित्त मंत्री आपकी इंदिरा गांधी। 1924 से पहले रेल बजट आम बजट दोनों एक साथ होते थे, लेकिन 1924 के बाद एक समिति आती है आपकी एकवर्त समिति, और एकवर्त समिति के बाद आपके रेल बजट और आम बजट दोनों को अलग अलग कर दिया। लेकिन अब वर्तमान में आप कह सकते हैं 2016 में आपका एक समिति है विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति। और इस विवेक देवराय समिति के अनुसार, याद रखना, इस विवेक देवराय समिति के अनुसार यहां पर रेल बजट और आम बजट, इन दोनों को एक साथ फिर से मिला दिया गया और इसे प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा, इसे प्रस्तुत किया गया था 2017 और 18 में। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा 2017-18 में, तो यहां हम कह सकते हैं एकमात्र, आप कह सकते हैं एक अंतरिम सरकार में रेल मंत्री, बताइए अंतरिम सरकार में रेल मंत्री आपसे पूछ सकता है। और एक और पूछ सकता है आपका कि एकमात्र महिला वित्त मंत्री, एकमात्र महिला वित्त मंत्री भी आपके द्वारा पूछा जा सकता है, एकमात्र महिला वित्त मंत्री भी आपके द्वारा पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अंतरिम सरकार में जो आपके रेल मंत्री थे वह थे आपके आसफ अली, और एकमात्र महिला जो वित्त मंत्री है आपकी, वह थी आपकी ममता बनर्जी। याद रखिएगा, ये थी आपकी ममता बनर्जी। अब यहां पर हम देखेंगे जो बजट के कंपोनेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं उनको। तो यहां पर देखिएगा बजट के अवयव, मतलब बजट किस किस से मिलकर आपका बनता है। अब देखेंगे यहाँ पर जो आपका बजट है वह किस किस से मिलकर आपका बनता है। तो देखेंगे एक होगा आपका आय, जो सरकार की आय होती है, और उसी आय से सरकार क्या करती है, अपना व्यय, उसी से सरकार अपना क्या करती है, व्यय। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपकी दो तरह की आय होंगी, एक होगा राजस्व आय, राजस्व आय, ये राजस्व आय क्या होता है, जो टैक्स लगाकर सरकार प्राप्त करती है। और दूसरा होगा आपका पूंजीगत आय, पूंजीगत आय का मीन्स है जो एसेट्स के माध्यम से सरकार आपको इकट्ठा करती है। अब व्यय देखेंगे, तो यहाँ पर व्यय क्या होंगे आपके, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का मीन्स जो टैक्स के माध्यम से कलेक्ट किया है उसको खर्च करना। और इसी तरह आपका हो जाएगा पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय कैपिटल या एसेट्स एक्सपेंसेस। तो ये आपकी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए या संपत्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह के व्यय आपके किए जाते हैं। तो याद रखना, इस तरह के व्यय किए जाते हैं। तो देखो, सरकार का जो बजट होता है वो दो चीजों पे डिपेंड होता है, एक होता है आपका आय की भाई सरकार कमा कहां से रही है, और दूसरा सरकार खर्च कहां कर रही है। तो यहां हम देखेंगे सरकार की आय और सरकार के खर्च। तो यहां पर सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सरकार की आय, सरकार की आय, और ये सरकार की जो इनकम है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर राजस्व आय, राजस्व आय। अब देखो, मैंने बताया था आपको राजस्व आय क्या होता है। तो राजस्व आय का मीन्स है
जो कि टैक्स या हम कह सकते हैं जहां देता हम कह सकते हैं जो कि टैक्स के माध्यम से या ऋण लेकर जो आपकी प्राप्त की जाती है। तो यहां हम सीधा कह सकते हैं राजस्व आय में जिसमें न तो देता और न ऋण और न ही हम कह सकते हैं जिसमें न तो देता और न ही ऋण न ऋण बने और हम इसमें कह सकते हैं न ही संपत्ति कम हो, न ही संपत्ति कम हो। इस तरह को कहा जाता है आपका राजस्व आय। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें उदाहरण, तो उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं ऐसी राजस्व आय जिसमें न तो देता बढ़े, मतलब आपको किसी को देना हो, न ऋण बने, ना कहीं से उधार लेना हो, न ही संपत्ति कम हो, तो ये ऐसी से कहा जाता है आपका राजस्व आय। और इसका एग्जाम्पल है जैसे टैक्स लगाकर जो प्राप्त की जाती है। इसी तरह आपका टैक्स में भी आपके क्या हो जाएंगे प्रत्यक्ष कर, है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे आप प्राप्त कर सकते हैं कर से, मतलब कि टैक्स से। टैक्स में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यक्ष कर और ऐसे ही इसमें हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, ठीक। और इसी तरह हम कह सकते हैं जैसे कुछ आय होती है आपकी गैर कर आय से, गैर कर आय। तो यहाँ पर गैर कर आय क्या होंगी, देखो कुछ आय होती है सरकार की टैक्स लगाकर, जैसे वो इनकम टैक्स लगा दे, जीएसटी लगा दे, और कुछ होती है बिना टैक्स लगाए, मतलब फी या शुल्क के माध्यम से, जैसे उसने पैसा उधार दिया है उससे ब्याज से आय होना। उसके बाद लाभ एवं लाभांश, लाभ एवं लाभांश मतलब कि जो उसकी कंपनियां हैं, कंपनियों के माध्यम से जो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है उस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं जुर्माना, जुर्माना जैसे कि बहुत सी पेनल्टी लगाकर सरकार आपका क्या प्राप्त करती है, इनकम प्राप्त करती है। और इसी तरह शुल्क, शुल्क फी लगाकर, इसी तरह आपका किस तरह फी लगाकर आपकी संपत्ति प्राप्त की जाती है। तो ये तो होता है राजस्व आय। अब देख लेते हैं पूंजीगत आय। अब पूंजीगत आय क्या होगी आपकी, दूसरा होता है आपका पूंजीगत आय। अब यहाँ पर हम देखेंगे पूंजीगत आय, मतलब कि पूंजीगत आय का मीन्स है जिसमें देता, जिसमें देता और ऋण में वृद्धि, ऋण में वृद्धि हो या संपत्ति में कमी हो, संपत्ति में कमी हो, इसे कहा जाता है पूंजीगत आय। अब यहां पर हम देख लेते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे हम देखेंगे यहां पर उदाहरण। अब यहां पर उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यहां जैसे सरकार द्वारा लिए गए ऋण, सरकार द्वारा लिए गए ऋण, ठीक है। और इसी तरह हम कह सकते हैं सरकारी उपक्रमों की बिक्री, सरकारी उपक्रमों की बिक्री वो भी इसी का पार्ट होगा। और इसी तरह हम कह सकते हैं आपका जैसे बांध, बांध बनाया है ना, उस पर आप टोल के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं बंदरगाह, इसके माध्यम से भी, या फिर हम कह सकते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के माध्यम से भी यहाँ पर संपत्ति को बनाया जाता है, संपत्ति को बनाया जाता है। ये होते हैं आपके आय के उदाहरण। अगर मैं इसी में बात करूं आपका राजस्व आय, मतलब कि आपकी जो पूंजीगत आय है, तो ये तो हो जाएंगे आपके पूंजीगत आय। और यहीं पर अगर हम देखें हम इसी में अगला राजस्व व्यय है ना, राजस्व व्यय क्या होंगे, राजस्व व्यय। अब जैसे कि पूंजीगत आय होती है उसी तरह आपका क्या हो जाएगा इसमें राजस्व व्यय होगा, मतलब कि इनकम के बाद, टैक्स के बाद जो आपके व्यय किए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं राजस्व व्यय में जैसे आप कह सकते हो वेतन सरकारी कर्मचारियों का, जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें पेंशन, जैसे कि ब्याज भुगतान,
जैसे आपका ब्याज भुगतान, और जैसे कि सब्सिडी, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्सिडी, जैसे हो जाएगा आपका छात्रवृत्ति, जैसे आपका क्या हो जाएगा छात्रवृत्ति, या फिर भूकंप पीड़ितों पर व्यय, भूकंप पीड़ितों पर व्यय, भूकंप पीड़ितों पर व्यय, जैसे कि आपका शिक्षा पर, जैसे कि आपका स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, जैसे कि आपका स्वास्थ्य पर, ठीक है, जैसे कि आपका किस पर हो जाएगा स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, किसानों पर, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, आपके ये सब कहलाते हैं व्यय। तो ये तो हो गए आपके राजस्व व्यय। अब इसी तरह आपके होते हैं पूंजीगत व्यय। तो देखो पूंजीगत व्यय क्या होंगे आपके, पूंजीगत व्यय मतलब कि किसी संपत्ति को क्रिएट करने के लिए जो बनाए जाते हैं वह पूंजीगत व्यय होते हैं। जैसे ऋण देता का भुगतान, ऋण देता का भुगतान, जैसे हम कह सकते हैं ऋण देता का भुगतान, जैसे हम कह सकते हैं सरकार द्वारा बांध, सरकार द्वारा बांध, जैसे हम कह सकते हैं स्कूल पर बिल्डिंग बना दी, वो संपत्ति के लिए क्रिएट हो जाएगी। जैसे सरकार ने पार्क बनाया वो, जैसे कि आपके बंदरगाह, ये हो जाएंगे। और इसी तरह आपका सड़क निर्माण, इसी तरह आपका क्या होगा सड़क निर्माण। तो ये सब आपके क्या होते हैं पूंजीगत व्यय होते हैं। ये सारे आपके क्या कहलाएंगे पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। और इसी में हम देखेंगे आपका बजट, एक बजट होता है संतुलित बजट, है ना, या फिर घाटे का बजट या फायदे का बजट। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका संतुलित बजट। तो देखो संतुलित बजट क्या होगा, संतुलित बजट। अब संतुलित बजट क्या होगा, तो संतुलित बजट में आपका होता है जब राजस्व आय और राजस्व व्यय, राजस्व व्यय ये जब आपके इक्वल होते हैं, राजस्व आय और राजस्व व्यय जब ये आपके इक्वल होते हैं तो उसे कहा जाता है संतुलित बजट। और एक बजट होता है आपका अतिरेक बजट, एक होता है आपका अतिरेक बजट। अब अतिरेक बजट क्या होगा, जब आपकी राजस्व आय राजस्व वैसे ज्यादा हो, मतलब आपने इतना कमा लिया कि आपको खर्च इतने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका खर्च क्या हुआ है कम हुआ है। तो हम इसे कह सकते हैं सीधा सा जब आपकी आय ज्यादा है किससे वैसे। और इसमें भी आप देख सकते हैं जब संतुलित में क्या होगा आय और व्यय क्या है आपके दोनों बराबर हैं। और फिर होता है आपका तीसरा, इसी में आपका होगा तीसरा बजट घाटा। अब ये बजट घाटा क्या होगा आपका, ये जो बजट घाटा होता है इसमें क्या होगा आपके जो आय है उससे ज्यादा आपके खर्च हो जाते हैं व्यय। अब प्रश्न ये आता है कि ये बताइएगा कौन सा घाटा बेहतर होता है, आपका संतुलित या अतिरेक या व्यय। तो याद रखिएगा कौन सा प्रश्न है आपका, कौन सा बजट बेहतर माना जाता है, बेहतर माना जाता है। तो याद रखिएगा जनता के कल्याण के हिसाब से, जनता के कल्याण के हिसाब से बजट घाटे को बेहतर माना जाता है। याद रखिएगा बजट घाटे को बेहतर माना जाता है, बजट घाटे को क्या माना जाता है आपका बेहतर माना जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद है आपका एक इसमें पॉइंट आएगा आपका राजकोषीय घाटा, एक आता है आपका राजकोषीय घाटा। अब ये आपका राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो ये क्या होगा आपका जब कुल आय में से आप कुल व्यय को घटा दीजिए। यहां पर क्या होगा आपका कुल, एक मिनट रुकिएगा, कुल व्यय में से आपको कुल आय को घटा दिया जाता है, कुल आय को घटा दिया जाता है। हम कह सकते हैं ऋणों को छोड़कर,
जो आपने उधार लिया है उसको छोड़कर। और एक कंसेप्ट आपका बहुत ही ज्यादा आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भाई प्राथमिक घाटा क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो एक शब्द है आपका प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है? अब ये प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट। तो इसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। जो आपका हुआ है ये वाला राजकोषीय जो आपका घाटा हुआ है, इसमें से आप घटा दीजिएगा ब्याज भुगतान। इसमें से घटा दीजिएगा आप क्या? ब्याज भुगतान को आप घटा दीजिएगा, आपको प्राप्त होगा प्राथमिक घाटा। और ये आपसे एग्जाम में बहुत टाइम पूछा गया है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है राजकोषीय नीति। अब राजकोषीय नीति क्या है, वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो थोड़ा सा देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति इसे कहते हैं हम फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। अब सबसे पहले शब्द आता है इस फिस्कल पॉलिसी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय। ये किया जाता है वित्त मंत्रालय। और हम कह सकते हैं किसके द्वारा? केंद्र सरकार। वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, इसके उपकरण हैं, वह है आपके टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब कि कर प्रणाली, मतलब कर को लगाकर सरकार किस प्रकार से कर लगाए जिससे कि उसकी अधिक से अधिक आय हो सके, और उसी को कहा जाता है राजकोषीय नीति। करो करारोपण के द्वारा, हम कह सकते हैं इसको कराधान। इसके द्वारा? कराधान के द्वारा। और कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन कराधान के द्वारा किया जाता है। कर स्तर एवं कर ढांचे में, कर ढांचे में परिवर्तन। याद रखिएगा यहाँ पर क्या किया जाता है आपका? कर स्तर एवं कर ढांचे में आपका परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं सार्वजनिक, सार्वजनिक या फिर सरकारी आय। और हम कह सकते हैं जैसे सार्वजनिक या सरकारी व्यय। या फिर हम कह सकते हैं इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य? इसका उद्देश्य क्या है? जो मूल्य स्थिरता है, मूल्य स्थिरता, इसको बनाए रखना। या फिर हम कह सकते हैं आर्थिक, इसे कह सकते हैं हम क्या? आर्थिक विकास। या फिर हम कह सकते हैं पूर्ण रोजगार के लिए, पूर्ण रोजगार के लिए इस तरह के कंपोनेंट्स आपके सरकार द्वारा लाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति का मतलब क्या है? जो मूल्य स्थिरता है, जो महंगाई है, उसको कंट्रोल करके रखना। जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास, रोजगार को बनाए रखना। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास बजट से संबंधित। आपकी नेक्स्ट क्लास जल्द आएगी, शीघ्र आएगी। थैंक यू वेरी मच।